हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज आप लोगों के फाउंडेशन के एग्जाम्स जो है वो खत्म हो चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अपने पेपर्स कर लिए होंगे। तो जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लास्ट पेपर के बाद में हम लोग बात कर लेंगे आपके लॉ के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पर। तो चलिए आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपका जो लॉ का पेपर है उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या होने वाले हैं आंसर्स। चलिए जी, तो बगैर टाइम गवाए बहुत फटाफट से बच्चों को हम लोग बात करना स्टार्ट कर दें। तो ये रहा आपका पेपर, आपके लिए मैंने आंसर्स पहले से यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए और बहुत कम टाइम में हम लोग इस पूरे वीडियो पर अच्छी तरह से बात कर पाए। चलिए, तो बच्चों को कंपलसरी क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट वाला था, शीना वाज अ क्लासिकल डांसर. She entered into an agreement with Sheetal Vidya Mandir for 60 dance performances. As per the contract, she was supposed to perform every weekend and she will be paid rupees 10,000 per performance. बराबर. However, after a month, she was absent without informing due to her personal reason. Answer the following question as per the Indian Contract Act 1872. और जैसे ही आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आप लोगों के दिमाग के अंदर सेक्शन 39 का वो एग्जाम्पल आ गया होगा जहां एक सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो लगातार 7 या 6 नाइट तक परफॉर्म करेगा, बराबर। और देन उसके बाद वो एक नाइट को विलफुली या किसी रीजन की वजह से एब्सेंट रह जाता है। उस केस में क्या कुछ चीजें हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के एकदम से दिमाग के अंदर जरूर आ गए होंगे, बराबर। तो बिल्कुल अगर वो आपके सीन दिमाग में आ चुका है, सिचुएशन आ चुकी है, तो आंसर भी आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको पूछा, वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल यस में हमारा आंसर जाएगा। इफ वन पार्टी अनेबल टू परफॉर्म या शो इज अनविलिंगनेस टू परफॉर्म, पार्टी हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। वो बिल्कुल टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकती है। तो सेकंड पार्ट आपको ये पूछा कि इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म शीना अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस, कैन द मैनेजमेंट स्टिल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ ऑन दिस ग्राउंड। अगर आपने अपने कंडक्ट के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू ये शो कर दिया है यू डोंट वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो बाद में जाकर के आप इस ग्राउंड के ऊपर अभी उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक तरह से अफर्मेशन दे दिया। तो जब भी आपने आगे के लिए अफर्मेशन दे दिया तो फिर आप सोचते हो कि नहीं अभी अफर्म किया, लेकिन पहले तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था तो हम भी तोड़ देते अभी, तो वो आपको राइट नहीं मिलने वाला है। तो इसका आंसर नो में जाएगा। तीसरा ये था कि कैन द शीतल विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस दैट इट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस ब्रीच इन एनी ऑफ द अबव केसेस। बिल्कुल सही है। दोनों ही केसेस में, फर्स्ट वाले में अगर आप टर्मिनेट करते हो तब भी आपको डैमेजेस का राइट मिलेगा, और सेकंड वाले में आपने टर्मिनेट नहीं किया, उसको कंटिन्यू रहने दिया, फिर भी जो आपका नुकसान हुआ वो सामने वाले से आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। तो डैमेजेस यहाँ पे दोनों ही केसेस के अंदर मांगी जा सकती है, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर आपको इस तरीके से देना था। सेकंड पार्ट पे आए बच्चों को, कंपनी लॉ का बढ़िया क्वेश्चन है। द आर्टिकल्स ऑफ अर्ना लिमिटेड एम्पावर इट्स मैनेजिंग एजेंट, मतलब डायरेक्टर्स हो गए, टू बोरो लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के आर्टिकल्स ये पावर देते हैं कि डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं। मिस अंकिता द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोरोड रुपीज 18 लाख, 18 लाख इन्होंने लिए इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नेम से लिए फ्रॉम क्विक फाइनेंस लिमिटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है। लेटर ऑन लिमिटेड रिफ्यूज टू रीपे द मनी बोरोड ऑन द pretext दैट, अब कंपनी का आर्ग्यू क्या है कि भी हमने नो रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग सच लोन हैव बीन एक्चुअली पास बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी ने ऐसा लोन लेने के लिए कोई रेजोल्यूशन तो पास किए नहीं, देयरफॉर द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे सच लोन। तो आपसे पूछा गया कि बताओ क्या कंपनी का आर्ग्यूमेंट सही है क्या। अब बच्चों को, कंपनी के आर्टिकल्स में जब डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एजेंट हैव राइट टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, अब रिजोल्यूशन पास करने की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, ये सब आपका इंडोर मैनेजमेंट है। थर्ड पार्टी सीधा सीधा से हम प्रेजम्पशन लेके चलते हैं कि उसको मेमोरेंडम आर्टिकल के बारे में पता होगा और आर्टिकल्स के हिसाब से लोन लेना बिल्कुल सही है। अब इंटरनली आपने अपना रिजोल्यूशन पास किया नहीं किया, क्या कुछ किया, इससे लोन देने वाले का कुछ भी लेना देना नहीं है। सो यहां पे कंपनी इज लायबल टू पे होगा, कंपनी को पैसा चुकाना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बेस पे आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं, ये हमको इसमें ध्यान में रखना चाहिए था, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लोगों, आपका सी पार्ट था, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। यानी एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, लेकिन आप अभी परफॉर्मेंस होना बाकी है, उससे पहले पहले स्पेसिफाइड गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए
तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सेक्शन 8 दे रखा है बच्चे लोगों को, आपको स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये दे रखा है। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाएगा हमारा, बराबर से एग्रीमेंट टू सेल है बिल्कुल वॉइड हो जाएगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया एंड विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, तो बट ऑब्वियस है कि जब स्पेसिफाइड गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। वो अपने को आंसर में यहाँ पे ड्राफ्ट करना था, ये सीधा सीधा सा हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कहता है द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और 7 पॉइंट है इसके एक्सेप्शन में जो आपसे पूछे बच्चे लोगों। सेक्शन 25 काम करता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट हमारा था, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का पेमेंट था, टाइम बार डेप्ट इसके अंदर है, ठीक है, उसके बाद गिफ्ट है, उसके बाद डोनेशन है, देन बिलमेंट वाला अपना पॉइंट इसके अंदर है और एजेंसी वाला पॉइंट है। तो 7 पॉइंट्स आप लोग को शॉर्ट पे लिखने थे, तो सीधा सीधा सा आंसर इसका बनने वाला था। नेक्स्ट आता है बच्चे लोगों डायरेक्ट क्वेश्चन एलएलपी का है, एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी और उसके एलिमेंट्स बताने थे। तो सेक्शन 12 आपका जो है एलएलपी वाले चैप्टर का, हाँ उसका सीधा सीधा सा आंसर डायरेक्ट थ्योरी पार्ट है, तो ज्यादा कुछ डिटेल इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं, वो आपको आंसर में लिखना चाहिए था। फिर बच्चे लोगों थर्ड के ए के दोनों पार्ट बहुत सिंपल है। पहला पार्ट आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, तो आप सब जानते हो 2 नंबर का क्वेश्चन है और मैटर भी इतना ही है। फिक्स पीरियड का मतलब आफ्टर दैट पीरियड पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन उस पीरियड के बाद भी अगर ऑल पार्टनर का कंसेंट है तो दे कैन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। तो ये पॉइंट अपने को सिंपल सा लिखना था, बहुत इजीली आप लोग कर सकते थे। सेकंड पार्ट कहता है कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो हमारा आंसर जाता है नो, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही कैन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ओनली, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों लोगों सेक्शन 30 आपने पढ़ा है, ही एज अ माइनर उसको प्रॉफिट में से शेयरिंग का राइट तो रहेगा ही रहेगा, बराबर, क्योंकि बेनिफिट्स के लिए उसको आप एडमिट कर सकते हो, वो सारे राइट्स उसके रहेंगे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कुछ चीजों के राइट्स उसको मेजोरिटी अटेंड करने के बाद ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगे, और कुछ राइट्स उसको प्रॉफिट वगैरह के मिल रहे हैं, बुक्स का कॉपी वॉपी का राइट मिल रहा है, तो वो सेक्शन 30 का पार्ट है कि भाई सर्वर करेक्शन करता है तो क्या क्या राइट्स मिलेंगे, तो सेक्शन 30 का वो प्रोविजन अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए था। तो सिंपल पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे अगर आए तो बच्चे लोगों को बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन माइनर से रिलेटेड है। सेक्शन 11 बहुत सिंपल है, सृष्टि माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज, केस के बारे में झूठ बोला है, तो बहुत सीधा सीधा सा माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी है, एंटर्स इनटू ए एग्रीमेंट विद ऑथराइज्ड लैपटॉप डीलर मिस्टर गुप्ता, जो एसपी लैपटॉप्स के ओनर हैं, फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट 60,000 में 1 अगस्त को परचेज किया है। नाउ शी प्रॉमिस्ड टू पे बैक द आउटस्टैंडिंग अमाउंट 16% इंटरेस्ट के साथ में 31 जुलाई 2022 को देने का उसने प्रॉमिस किया, ओके, लगभग 1 साल बाद। Now she told him that in case he won't be able to pay the outstanding amount, कि अगर वो नहीं चुका पाई, her father Mr. Ram will pay back to her behalf, कि मेरे पापा जो है मिस्टर राम वो इसके लिए पैसा चुकाएंगे। After 1 year when Srishti was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay, उसने पैसा देने से मना कर दिया, and told the owner that she is minor and now he cannot recover the single amount from her, single penny आप मुझसे रिकवर नहीं कर सकते। She will be adult on 1 जनवरी 2024, अभी 24 को वो मेजर भी हो चुकी है, बराबर बच्चों समझेंगे, 24 को मेजर भी हो गई। देन 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, ठीक है। वैसे देखें तो 3 साल वाला अपना टाइम बार डेप्ट भी यहाँ पे लगता है, बट लगाने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी टाइम बार नहीं है और माइनर का पोर्शन है। ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट कैन बी रेडिफाई, बराबर। अब सवाल यह है कि भाई मेजर होने के बाद में वो इसको रेडिफाई करती है, एक्सप्लेन बाय विच द फॉलोइंग वे, मतलब वो शी विल बी एडेड ऑन 1 जनवरी, ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट रेडिफाई हो सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। एक्सप्लेन बाय विच द फॉलोइंग वे मिस्टर गुप्ता विल सक्सीड, कुछ 3 चीजों पे आपको सिचुएशन बना करके दिया। पहला, क्या मिस्टर गुप्ता सक्सेसफुल होंगे बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट ट्रस्टी अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बच्चों मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, बहुत अच्छे से हमको पता है एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, सो यहाँ पे ट्रस्टी इज नॉट लायबल, माइनर इज नॉट लायबल। सेकंड पार्ट आता है, क्या उसके फादर के अगेंस्ट में केस हो सकता है? बच्चे लोगों को नहीं हो सकता है, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट लायबल फॉर द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय डन बाय माइनर चाइल्ड, तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। कुछ लोगों का ये मानना था कि सर उसके फादर यहाँ पे श्योरिटी की तरह है तो उनको तो रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, पर बच्चों यहाँ कहीं पर भी मिस्टर राम ने खुद ने एश्योरिटी नहीं बोला है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे, बराबर। वो कहां बोला? ये तो लड़की कह रही है कि भाई मेरे पापा पे कर देंगे, और पापा को तो बेचारे को हो सकता है कुछ पता ही नहीं हो, तो ऐसे केस में आंसर ये जाना चाहिए कि पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट लायबल, तो उनके अगेंस्ट में भी सूट फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो श्योरिटी का पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा ठीक नहीं लगता।
by filing a case against trustee a minor for recovery of outstanding amount after she attained majority. Ratification not possible, आप सब पढ़ के आए हो। मेजर होने के बाद भी माइनॉरिटी के टाइम के एग्रीमेंट्स आप रेडिफाई नहीं कर सकते हो, तो ये अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन 11 से हम ये आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, नाउ बच्चे लोगों फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का ए पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेल बाय सैंपल क्या होता है, सेक्शन 17 में अपने को समझा रखा है। पूरा का पूरा आपको समझा देना है कि भी इंप्लाइड कंडीशन होती है, गुड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सैंपल, एंड अगर नहीं हुआ तो पर्सन हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज क्लेम फॉर डैमेजेस। फिर बच्चे लोगों साथ में वारंटीज आपसे पूछ ली है सेक्शन 14 से 16 में, जहां पे अपना अनडिस्टर्ब पोजीशन, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस या डेंजरस डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, या फिर अपना जो क्वालिटी एंड फिटनेस वाला जो पॉइंट था, यूजेस इन ट्रेड वाला, वो पॉइंट इसमें है। 4 क्वालिटीज, 4 हमारी इंप्लाइड वारंटीज यहाँ पे लग जाएंगी। तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। ठीक है, तो लगभग हो सकता है सेल बाय सैंपल यहाँ पे 2 नंबर का हो और रिमेनिंग 4 नंबर में 1-1 नंबर की इंप्लाइड वारंटीज हो, ऐसा कोई डिवीजन यहाँ पे हो सकता है। चलिए फोर्थ के बी पे आपको लेके आता हूं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एबीसी एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म सिंस 1990। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी वर पार्टनर्स इन द फर्म सिंस बिगिनिंग। शुरुआत से 3 लोग पार्टनर हैं। मिस्टर ए बीइंग अ वेरी सीनियर पार्टनर, एज 78 ईयर हो चुका है, ट्रांसफर हिज शेयर इन द फर्म टू हिज सन मिस्टर प्रतीक, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसको अपना शेयर ट्रांसफर करते हैं, बट बी एंड सी जो है वो नॉट इंटरेस्टेड दैट मिस्टर प्रतीक ज्वाइन देम एज अ पार्टनर इन एबीसी एसोसिएट्स। लेकिन बाकी के 2 पार्टनर नहीं चाहते कि वो एज अ पार्टनर आए। तो बच्चे लोगों ट्रांसफर कोई बंदा अपना इंटरेस्ट कर रहा है किसी को, सेक्शन नंबर 29 मैंने हमेशा आपको बोला है कि इस बार भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इसको डाला रहेगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर 29 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। नाउ ही वांटेड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स or of the books of accounts, arguing that he is entitled as a transferee. However, the other partner believe that he cannot challenge the books of accounts. तो can Mr. Pratik be, अच्छा पहले तो यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म हुआ। तो बहुत सिंपल है बच्चे लोगों, इन केस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स, अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर करता है तो जो ट्रांसफरी पार्टनर है जो उसकी जगह आ रहा है, जैसे इसमें प्रतीक है, वो बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, उनका कॉपी डिमांड नहीं कर सकता है, सिर्फ ना फर्म के बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, बस आपको जो प्रॉफिट दिए जाए वो आपको लेने हैं। तो यहां पे उसको ये इंस्पेक्शन का राइट तो नहीं मिलेगा। हाँ, आगे बोला है बच्चों, कैन मिस्टर प्रतीक बी इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट रिटायरमेंट। यहां पे भी बात कर लेते हैं। अब ये जो उसको इंस्पेक्ट करने के राइट है, देखिए बहुत सिंपल है, यहां पे नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट होगा, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है या वो पार्टनर रिटायर होता है, उस केस के अंदर उसको राइट मिलेगा कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 आंसर हमारे बन गए कि भाई जब तक वो पार्टनर है तब तक तो इंस्पेक्शन का पावर इस ट्रांसफरी को नहीं है, लेकिन वो मेन पार्टनर मिस्टर ए अगर रिटायर होते हैं या फर्म डिसॉल्व होती है तो ये राइट टू इंस्पेक्ट। अब सवाल आता है कि क्या ये उनकी जगह पे पार्टनर बन सकता है क्या? तो उसके लिए तो अपने को चाहिएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। मिस्टर ए चाहते हैं कि उनकी जगह पे उनका सन अगर आ जाए एज अ पार्टनर, तो बी और सी का कंसेंट यहां पे लगेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता है। तो कैन मिस्टर प्रतीक बी इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट, तो भैया पापा रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं तो तुम एज अ पार्टनर तभी आ सकते हो जब बाकी 2 लोगों का कंसेंट होगा, क्योंकि ऑल कंसेंट अपने को चाहिए, तीनों का चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यू पार्टनर के एंट्रेंस के लिए ऑल कंसेंट चाहिए होता है, वो प्रोविजन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन 29 प्लस ये प्रोविजन आपको साथ में डाल के इसमें लिखना था। चलिए नेक्स्ट पे लेके आता हूं बच्चों, 5वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बच्चे लोगों, इसलिए हम आप लोगों को पुरानी आरटीपीज एमटीपीज करने को बोलते हैं। नवंबर 21 की आरटीपी का सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है, सिर्फ इन्होंने नाम अंदर से चेंज किए। बच्चे लोगों क्वेश्चन पढ़ो, आपको मैं आरटीपी का क्वेश्चन भी दिखाता हूं अभी। सोनल वेंट अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल गर्ल टू शो हर डायमंड बैंगल विद रूबी स्टोन। ठीक है, ज्वेलर उसको दिखाता है लॉट ऑफ डिजाइन ऑफ डायमंड बैंगल, बट रेड स्टोन होता है, रूबी नहीं होता है, लेकिन वो साथ में क्या बोलता है, इफ शी चूजेस फॉर हरसेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड बैंगल विद रेड स्टोन, तो वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे रेड स्टोन को रूबी स्टोन से। ये ज्वेलर उसको कॉन्फिडेंस दिलाता है, बट फॉर द रूबी स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। सोनल एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेती है, ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल, और पेड फॉर देम, शी आल्सो पेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रूबी स्टोन, जो चेंज करने की है। ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक अ वीक लेटर टू डिलीवरी ऑफ दोस बैंगल्स, कि आप 1 सप्ताह बाद आकर के डिलीवरी ले जाना।
When she came after a week to take delivery of bangle, she noticed that due to ruby stone, the design of bangle has been completely disturbed. रूबी वाले डालने की वजह से पूरा जो डिजाइन था वो खराब हो गया. Now she wants to terminate the contract और ask the manager to give her money back, but वो मना कर देता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको पैसा तो वापस नहीं मिलेगा. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें. स्टेट विद रीजन, क्या सोनल कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ज्वेलर? हाँ, कर सकती है. सेकंड नंबर, अगर ज्वेलर उसको कहता है कि मैं एक काम करता हूं, डिजाइन खराब हो गई, मैं इसको ठीक कर देता हूं, रिपेयर कर देता हूं, चेंज कर देता हूं डिजाइन को, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो देना है क्या उसको? तो अब बच्चे लोगों मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, पुरानी चीजें आपको इसलिए करने को कहते हैं. आप जब नवंबर 21 का आरटीपी देखेंगे बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं. ये नवंबर 21 का आरटीपी है. देखो, Archika went to a jewelry shop and asked the shopkeeper to show the gold bangle with white polish. वहाँ gold bangle with ruby stone कर दिया है, white polish था. Shopkeeper informed that he has gold bangles, lot of design, लेकिन उसके अंदर white polish नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर अर्चिका सेलेक्ट करती है बैंगल्स को तो वो उसको व्हाइट पॉलिश के अंदर करके दे देगा, लेकिन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. अर्चिका सेलेक्ट अ सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल, उसके लिए पे करती है. वो उसको 2 वीक आने के बाद बोलता है so that white polish can be done in those bangle. When Archika came after 2 days to take delivery, she noticed that due to white polishing, the design of bangle has been destroyed. Same to same question पूछा है बच्चों. यहाँ पे भी वो चाहती है शॉपकीपर से पैसा मांगना, शॉपकीपर मना करता है. और यही देखो, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे हैं. स्टेट विद रीजन, क्या पैसा वापस मिलेगा? और सेकंड, अगर शॉपकीपर रिपेयर करता है और एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो देना है कि नहीं देना है बच्चे लोगों. आप देख सकते हैं 7th क्वेश्चन एज इट इज आरटीपी का जो है नवंबर 21 की. आपको याद है ना, मैं हमेशा आपसे कहता हूं करंट आरटीपी के साथ पुराना आरटीपी जरूर करो. वो लोग पुराने आरटीपी में से क्वेश्चन बना करके देते हैं. तो आपको मैं यहीं से आंसर दिखा देता हूं, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. ये देखो, ये हमने पूरा प्रोविजन यहां पे समझा दिया, और समझाने के बाद इन्होंने क्या लिखा, सेक्शन 4 समझाया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है. On the basis of above question, it can be said that there is an agreement to sell between Archika and shopkeeper, और ये सेल है ही नहीं, और इसलिए प्रॉपर्टी का ओनरशिप हुआ ही नहीं है ट्रांसफर, क्योंकि कंडीशंस अभी बाकी थी. ठीक है, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट कैंसिल कर सकती है, अवॉइड द एग्रीमेंट, और अपना प्राइस रिकवर कर सकती है. और अगर शॉपकीपर ऑफर करता है रिपेयर करने के लिए कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी लेकिन रिपेयर करना है, तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ही कैन नॉट चार्ज फ्रॉम, उसका ड्यूटी है ये तो, कि भाई आप उसको रिपेयर करके दोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है तो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देना है. तो आप देख सकते हैं बच्चे लोगों, एग्जैक्ट आंसर आपको मैंने यहां से दिखा दिया, और सेम यही 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हैं. तो यस, शी कैन टर्मिनेट बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, लेकिन शी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. ही अपने को ध्यान में रखना है, ये इसके सेकंड का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट बच्चे लोगों, इस बार भी आपको कहा था मैंने, डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस हर बार इंपॉर्टेंट रहता है. बहुत सिंपल है, ऐश्वर्य रेलवे कैरेज वर्सेस रीके का हमारा केस है. मीनिंग समझाना है, हमेशा वॉइड एब इश्यू होता है. हाँ, ये आप लोग जानते हो कि भी वॉइड रहेगा इसमें, तो वो अपने को लिखना था. इवन ऑल कंसेंट भी अगर हो जाए तो आप इसको वैलिड नहीं कर सकते हो. तो ये अल्ट्रा वायरस वाले पॉइंट्स के अंदर इसके जो भी इफेक्ट्स होते थे वो अपने को देने चाहिए थे. अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 74 पे आपके डैमेजेस वाले चैप्टर से लिक्विडेटेड डैमेजेस पे और पेनल्टी के बारे में आपसे पूछ लिया है. सेक्शन नंबर 74 आप लगा सकते थे, और बढ़िया से 2 एग्जाम्पल आपको नोट्स में स्टडी मैट में देके रखे हैं. मैंने भी आपको 2 एग्जाम्पल्स बता रखे हैं. वो एक रीजनेबल वाला और एक अनरीजनेबल वाला अपना एग्जाम्पल है, कि जहां एक जगह पे रीजनेबल अमाउंट आप डिमांड कर रहे हो, एक जगह पे अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हो. तो जो रीजनेबल वाला है वो लिक्विडेटेड है, जो अनरीजनेबल वाला है वो पेनल्टी है, जो कैन नॉट बी रिकवर है. वो पूरा प्रोविजन अपने को लिखना था. नेक्स्ट आता है बच्चे लोगों, ग्राउंड्स बताने हैं जहां पे कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है. सेक्शन 44 हमारा काम करता है, जहां पे लग रहा है किसी पार्टनर का मिसकंडक्ट है, या ऐसा लगता है कि जहां पे कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं, या जहां कोई पार्टनर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, किसी पार्टनर का डेथ या इंसेनिटी हो गया है. तो ऐसे काफी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. आखिरी क्वेश्चन बच्चे लोगों, कंपनी लोग अगेन अपना फेमस ओपीसी का क्वेश्चन. मिस्टर आर इंडियन सिटीजन है और इंडिया में स्टे करता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 130 दिन. अब मैं आपको पहले कह चुका था, वैसे तो इंडियन रेजिडेंट और अदरवाइज लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी हम चेक करते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो लास्ट ईयर में कम से कम 120 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए. ये बंदा रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है.
तो आपसे आगे बोला है ही अपॉइंट मिस्टर एस ए फॉरेन सिटीजन। बच्चे लोगों, फॉरेन सिटीजन को अपॉइंट करता है नॉमिनी जो इंडिया में पिछले साल 125 दिन रहा हो, भले ही रहा हो, लेकिन एक कंडीशन जो इंडियन सिटीजन वाली वो तो आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं होगा। हम क्वेश्चन क्या पूछा, इज मिस्टर आर एलिजिबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज ओपीसी? आंसर इज यस। मिस्टर आर पहली रिक्वायरमेंट नेचुरल पर्सन है, दूसरा इंडियन सिटीजन आपको दे रखा है, तीसरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज से ज्यादा वो इंडिया में रह गया। हमारी रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट क्या है बच्चों, रेजिडेंट इन इंडिया की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में रहना चाहिए, वो 130 दिन रह गया, तो यस ही कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, कर सकता है। इफ यस कैन ही गिव द नेम ऑफ एस एज इन मेमोरेंडम एज नॉमिनी? वो नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मिस्टर एस एक नेचुरल पर्सन भी है, इंडिया में रेजिडेंट भी हो गया 125 दिन की वजह से, लेकिन फॉरेन सिटीजन है और हमको चाहिए इंडियन सिटीजन, सो नॉमिनी वाला जो है वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉमिनी अपॉइंट नहीं हो सकता है ये मिस्टर एस, ये अपने को ध्यान में रखना था। तो ये बच्चों सारे के सारे आंसर्स यहां आकर के लॉ वाला जो आपका पोर्शन है वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ इस तरह के आंसर्स हमने ड्राफ्ट किए हैं, नहीं किए, किस तरीके से हमने पेपर को किया है। तो होप सो कि इससे काफी लोगों को जो डाउट्स थे दिमाग में कि आंसर्स कैसे होने चाहिए, क्या हमको लिखना चाहिए था, वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही कुछ आगे के टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, आप लोग रिजल्ट का वेट करेंगे, और तब तक क्या करना है हम लोगों को, क्या इंटर की तैयारी शुरू करनी है, क्या कुछ करना है, इन सब पर जल्दी आपसे मुलाकात होगी बच्चे लोगों। फिर मिलते हैं, गुड नाइट।